हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एडुनोवा। हमने शुरू किया था जिज्ञासा क्लास 8 का चैप्टर 2 अदृश्य जीव जगत हमारी आंखों की क्षमता से परे। हम इस चैप्टर के दो पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, ये इसका पार्ट 3 है। अगर आपने ये दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 विथ अ क्विक रिवीजन। जो हमने लास्ट क्लास में किया था, हम उसका एक फटाफट कुछ क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। कोशिका के तीन मुख्य भाग कौन से हैं? लास्ट क्लास में हमने कोशिका पढ़े थे और उसके मुख्य भाग और भी पार्ट्स पढ़े थे। तो उसमें से ये प्रश्न है कि कोशिका के तीन मुख्य भाग कौन से हैं तथा उनके कार्य क्या है। तो चलिए आंसर देखते हैं हम इसका। देखिए, कोशिका के मुख्य तीन भाग होते हैं। इन भागों के अलावा भी कोशिका में और भाग हैं, पर ये तीन भाग इंपॉर्टेंट है। तीन मुख्य भाग होते हैं जो सारी ही कोशिका में लगभग लगभग पाए जाएंगे। पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव्य, तीसरा है केंद्रक। कोशिका झिल्ली यानी कि जो बाउंड्री होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसका काम क्या होता है? ये एक तरीके का गार्ड का काम करती है। क्या चीज अंदर आएगी और क्या चीज बाहर जाएगी, ये उस पर नियंत्रण रखता है। तो कोशिका झिल्ली पदार्थों के आगमन आगमन मतलब कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, इसको नियंत्रित करती है। कोशिका द्रव्य में जैव प्रकम होते हैं। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, मतलब हम जिंदा रहने के लिए जो भी कार्य करते हैं, जैसे सांस लेना, खाना पचना, ये सारे कार्य इसी कोशिका द्रव्य में ही होते हैं। और तीसरा है हमारा केंद्रक। केंद्रक सारे गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये एक तरीके का ब्रेन का काम करता है, ये सेल का ब्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन, उसकी संरचना कैसी होती है और उसके कार्य के बारे में बताना है। अब आपको याद होगा तंत्रिका कोशिका कुछ इस तरीके की दिखती थी, तो आपको बस वही बताना है कि तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन कैसी दिखती थी और उसका क्या फंक्शन था। लेट्स सी द आंसर। तंत्रिका कोशिका लंबी और शाखा युक्त होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, लंबी होती है और इसके ऐसे से ब्रांचेस निकले होते हैं। इसकी ये संरचना शरीर के विभिन्न भागों तक संदेशों को शीघ्रता से पहुंचाने में सहायता करती है। इसके जो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर है, ये पूरी बॉडी में मैसेजेस जल्दी पहुंचाने में हेल्प करती है। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ फैक्ट्स मानव शरीर की कोशिकाओं के बारे में, जो आपको याद भी रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु यानी कि स्पर्म, और सबसे लंबी कोशिका है हमारी तंत्रिका कोशिका, जिसके बारे में हमने अभी पिछले स्लाइड्स में पढ़ा भी था। देखिए, अब हम इस माइंड मैप के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि हम पिछली क्लासेस में क्या पढ़ के आए हैं और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने जाना था अदृश्य जीव जगत के बारे में, यानी हमारी आंखों की कुछ सीमाएं होती हैं, यानी सब कुछ हम अपनी नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते। इन्हीं को देखने के लिए बना है हमारे पास लेंस और सूक्ष्मदर्शी। अब जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कोशिका, जो हमारी बॉडी में पाई जाती है, यानी जितनी भी लिविंग बीइंग है, जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं या सजीव जीव हैं, वो सब कोशिका की बनी हुई है। और उसके बाद दूसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव भी हालांकि कोशिका के ही बने हुए हैं, पर हम बेसिकली दो ब्रॉडली भागों में कैटेगराइज करते हैं कि हम एक सेल पढ़ने वाले हैं, एक सूक्ष्म जीव पढ़ने वाले हैं। इन दोनों को ही हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। अब कोशिका में हम दो तरीके की कोशिका पढ़ चुके हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव जैसे कि हम, आप, डॉगी, पेड़, ये हमारे हो गए बहुकोशिकीय जीव। और एक कोशिकीय जीव जैसे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एक कोशिकीय ही होते हैं। अब हम इनके बारे में ही डिटेल से आज की स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमने जाना कि एक तरीके का जो सेल होता है, एक तरीके की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक। अलग अलग उत्तक मिलकर बनाते हैं हमारे अंग, और अलग अलग अंग मिलकर बनाते हैं हमारा अंग तंत्र, और अलग अलग अंग तंत्र से बनता है हमारा एक पूरा जीव, यानी जीव का शरीर या जीव। अब चलिए हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीव के बारे में। हल्का सा हम जान लेते हैं सूक्ष्म जीव होते क्या हैं।
सूक्ष्म जीव वो हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखें मतलब बेयर्ड आईज, जैसे हमारी आईज अभी है, नॉर्मली आईज से हम उन्हें नहीं देख सकते। यानी हमारे आंखों के पास कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, तब हम इन सूक्ष्म जीवों को देख पाएंगे। सूक्ष्म जीवों को ब्रॉडली 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जैसे कि हमने अभी सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा, सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है जिसे कहा गया है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म जीवों को ब्रॉडली 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है: एक कोश के सूक्ष्म जीव और बहुकोश के सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इनको 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है, यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक कोश के जीव, यानी इनका शरीर केवल एक कोशिका का मिलके बना होता है और ये एक ही कोशिका सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। ना इनमें कोई उत्तक होता है, ना कोई अंग, ना कोई अंग तंत्र। केवल एक कोशिका पूरे शरीर को बनाती है। ये है अमीबा, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। इसका कोई शेप नहीं होता, इसके कुछ इस तरीके के पैर होते हैं और ये अपना जो शेप है वो चेंज करते रहते हैं, इसलिए इन्हें सूडोपोडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज जीवाणु। अमीबा और जीवाणु ये हमारे एक कोश के सूक्ष्म जीव में आते हैं। जीवाणु भी अलग अलग तरीके के होते हैं: रॉड शेप, स्पाइरल शेप, सर्कुलर शेप। बस आपको भी इतना जानना है, एक कोश के जीव के अगर उदाहरण कोई आपसे पूछे या एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि एक कोश के सूक्ष्म जीव के उदाहरण दीजिए, तो आप देंगे अमीबा और जीवाणु। अब बहुकोश के सूक्ष्म जीव यानी वो सूक्ष्म जीव जो एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसके उदाहरण है फंगाई यानी कि कवक, और शैवाल यानी कि एल्गे। अब आपको फंगाई कहाँ दिखता है? जब हमारी ब्रेड खराब हो जाती है तो उसके ऊपर मोल्ड लग जाता है, मतलब ब्लैक ब्लैक धब्बे टाइप के आ जाते हैं, वही है हमारा फंगाई। इट्स अ टाइप ऑफ फंगाई। शैवाल, जैसे कि आपने काई देखी होगी, ये भी एक तरीके का शैवाल ही है। अब ये पाए कहाँ जाते हैं? सूक्ष्म जीव किधर पाए जाते हैं? आप जहां बैठे हैं वहां पे भी हजारों की मात्रा में सूक्ष्म जीव मौजूद होंगे। ये जल में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं, मानव शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, मतलब आपकी बॉडी में भी सूक्ष्म जीव मौजूद है। और इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता चाहिए होगी। अब आपके एनसीईआरटी में क्रियाकलाप 2.4 दे रखा है, यानी कि एक्टिविटी 2.4। इसके अंदर क्या करना है? हमें तालाब के जल या रुद्र जल का अवलोकन करना है। रुद्र जल यानी रुका हुआ जल। हमें तालाब का जल लेना है या तो रुका हुआ जल, और उनको ऑब्जर्व करना है कि उनके अंदर कौन कौन से सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहे हैं। तो इस गतिविधि को करने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले हमें जल संग्रह करना है, यानी कि पानी इकट्ठा करना है। फिर उस पानी की स्लाइड तैयार करनी है। फिर हम उसे सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से देखेंगे। ये यहाँ ये से स्टेज कहते हैं और ये आईपीस होता है। हम स्लाइड को स्टेज पे रखेंगे और आईपीस के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे कि उसके अंदर हमें कौन कौन से सूक्ष्मदर्शी दिखाई दिए गए। फिर हम उनको नोट डाउन करेंगे। तो ये एक्टिविटी है। अब इस एक्टिविटी से हमारा निष्कर्ष क्या निकला या हमने कौन कौन से सूक्ष्म जीवों को देखा, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे एक टेबल के थ्रू। आई डोंट नो, चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। तालाब में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, यही सेम टेबल आपके एनसीईआरटी में भी है, तो साथ के साथ एनसीईआरटी भी फॉलो करते हुए चलिएगा। जो सबसे पहला सूक्ष्म जीव जो मेंशन है वो है अमीबा। अमीबा प्रोटोजोआ का ही एक टाइप है। अमीबा एक कोश के जीव है। हमने पढ़ा था कि जीव को हमने एक कोश के और बहुकोशिकीय में कैटेगराइज किया था। तो अमीबा एक हमारा एक कोश के जीव, या ये कह सकते हैं एक कोश के सूक्ष्म जीव है। इसका आकार कोई फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसे कहते हैं अनियमित आकार का होता है, यानी कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये संचलन कैसे करता है? इसका संचलन का क्या तरीका है, यानी ये मूवमेंट कैसे करता है, फूड को कैसे ग्रहण करता है? तो इसके पास होते हैं कूटपाद, यानी कि सूडोपोडिया। ये जो आप देख रहे हैं ये वाले स्ट्रक्चर, यही है हमारा कूटपाद। इसकी सहायता से ही ये आगे चलते हैं, इसी की सहायता से ये भोजन ग्रहण करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे फूड पार्टिकल है, तो ये अपने इस फूड पादों को ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं और यहाँ पे एक वैक्यूल सा बना लेते हैं जिसके अंदर ये खाना समाहित हो जाता है। नेक्स्ट है जो तालाब के जल में मिला है वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक तरीके का प्रोटोजोआ ही है। ये एक कोश के जीव होता है, ये भी एक कोश के सूक्ष्म जीव है।
अब इसका आपको शेप कैसा लग रहा है? जूते के शेप का लग रहा है ना? यस। तो इसका जो आकार है वो जूता नुमा होता है, और इसके ऊपर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसे कहा जाता है सीलिया। तो इसके ऊपर ये होते हैं सीलिया, और ये सीलिया की हेल्प से ही अपने सारे प्रोसेसेस करते हैं। सीलिया के स्थान से ही ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, संचरण करते हैं। नेक्स्ट वन इज शैवाल। शैवाल को काई भी कह सकते हैं हम। तो काई कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। काई आप लोग जानते ही होंगे, जहां पानी इकट्ठा होता है तो उसके सरफेस पे ग्रीन कलर का कोई एक स्टिकी सा पदार्थ होता है, जिसी को कहते हैं काई। काई एक कोश के भी होते हैं और बहुकोश के भी होते हैं। फिलहाल यहाँ लिखा हुआ है प्राय एक कोश के होते हैं। इनके अंदर हरित वर्णक पाया जाता है। हरित वर्णक यानी कि क्लोरोफिल। इनका कलर ग्रीन क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। अब क्योंकि इनमें क्लोरोफिल है तो ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना खुद बनाएंगे, और ये जल में ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। ज्यादातर जो शैवाल होते हैं वो स्थिर होते हैं, मतलब मूवमेंट नहीं करते, पर कुछ जो छोटे छोटे शैवाल होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, वो संचलन करते हैं। अभी हमने तालाब के जल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे, यानी तालाब के जल में हमने सूक्ष्म जीव देखे। अब हम सूक्ष्म जीव देखेंगे मृदा निलंबन में। ये आपके एनसीईआरटी का क्रियाकलाप 2.5 यानी एक्टिविटी 2.5 है। अब जैसे कि इसका टॉपिक है मृदा निलंबन का अवलोकन। अवलोकन का मतलब तो आप जानते ही हैं, ऑब्जर्व करना। किसको ऑब्जर्व करेंगे हम? मृदा निलंबन। अब ये मृदा निलंबन क्या चीज है? मृदा निलंबन यानी जब हम मिट्टी और जल का मिश्रण बनाते हैं, इसी को कहा जाता है मृदा निलंबन यानी सॉइल सस्पेंशन। इसके लिए क्या करना होगा? हमें सबसे पहले नम मिट्टी लेनी है और उसके अंदर जल डालना है। फिर उसको थोड़ा सा हमें स्टिर करना है, मतलब हिलाना है, और फिर थोड़ी देर तक वेट करना है। यही हमारा तैयार हो गया मृदा निलंबन। तो चलिए हम देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। सबसे पहले हमें चाहिए होगा बीकर, नम मिट्टी, जल, कांच की छड़, बिंदुपाती, स्लाइड, कवर स्लिप और सूक्ष्मदर्शी। इसमें दो वर्ड आए हैं जो मुझे लग रहा है कि आपको इनमें दिक्कत आएगी। पहला है कांच की छड़। कांच की छड़ जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, स्टिर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट, यही है कांच की छड़। दूसरा है बिंदुपाती। बिंदुपाती मतलब ड्रॉपर, जिसकी हेल्प से हम बूंद बूंद ड्रॉप, ये मृदा निलंबन की हम ड्रॉप लेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ड्रॉपर। बच्चों को दवाई भी कुछ इसी तरीके के इंस्ट्रूमेंट से पिलाई जाती है। यस, दिस इज ड्रॉपर। इन सब की सहायता से हम मृदा निलंबन में सूक्ष्म जीव का अवलोकन करेंगे। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले हमें बीकर में नम मिट्टी लेनी है, उसके अंदर जल डालना है, उसको स्टिर करना है, थोड़ी देर तक रहने देना है। फिर जो उसके ऊपर जो हमें हमारी पानी आई, हमें वो पानी की कुछ बूंद लेनी है। फिर उस पर कवर स्लिप लगाना है। कवर स्लिप को बहुत ध्यान से रखना है ताकि बबल्स ना बने। फिर हम उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे। उसके स्टेज पर हम रखेंगे स्लाइड, और आईपीस के थ्रू हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। तो जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें उसमें क्या दिखाई देंगे? छोटे छोटे कुछ मूवमेंट करते हुए जीव दिखाई देंगे, जो हमें नॉर्मली आईज से नहीं दिख रहे थे। तो इससे हमें पता चलता है कि मृदा निलंबन में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब ये कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, इन्हीं के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखने वाले हैं। अभी जो हमने क्रियाकलाप देखा मृदा निलंबन का, अब हम देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो ऐसी ही सेम टेबल आपके एनसीईआरटी में भी है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, साथ के साथ एनसीईआरटी भी फॉलो करते हुए चलिएगा। सबसे पहला जो मेंशन है वो है ब्रेड फफूंद। ब्रेड फफूंद भी एक टाइप का कवक है। अब ये होता कैसा है, आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये जो होते हैं वो हमारे होते हैं पर्णहरित रहित। मतलब पर्णहरित मतलब होता है क्लोरोफिल। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। शाखित तंतु युक्त। आपने देखा होगा जब हम ब्रेड को खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर ना एक फंगस लग जाता है, धागे जैसा कुछ स्ट्रक्चर आ जाता है, ऐसे धागे जैसा। तो ये वही कह रहे हैं, शाखित तंतु युक्त यानी ब्रांचेस जैसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है इसके ऊपर। इसके थैलीनुमा संरचनाएं होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें थैलीनुमा संरचनाएं हैं, जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है, यानी उसके अंदर बीजाणु बनते हैं। और बीजाणु जब ये इनको अच्छी कंडीशन मिलती है तो ये फूट जाते हैं, और फिर इनके स्पोर्स ही फैलकर और ज्यादा ब्रेड फफूंद या फंगस फैलाते हैं या बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज फफूंद। ये भी हमारा एक टाइप का कवक ही है। क्योंकि ये कवक है तो इसलिए इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। ये भी शाखित तंतु होते हैं। जितने भी हमारे फंगस है वो ऐसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ही बनते हैं। तो शाखित तंतु इसीलिए कहा गया है इन्हें कि ये ब्रांचेस टाइप होते हैं। अब इसकी जो संरचना है वो कुछ ब्रश जैसी है। आप ये देख सकते हैं ऐसे।
ब्रश जैसे इसमें से काफी सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, और इसी के द्वारा ये जो ऊपर वाला आपको पार्ट दिख रहा है सर्कल सर्कल, यहीं से इनमें बीजाणुओं का प्रजनन होता है। यहीं से ये जब इन्हें अच्छी कंडीशन मिलती है तो ये फूट जाते हैं और ज्यादा फफूंद का निर्माण होता है। नेक्स्ट वन इज शैवाल, जिसे हम आम भाषा में काई भी कह सकते हैं। ये ज्यादातर गोलाकार में पाई जाती है, क्योंकि इनका कलर ग्रीन होता है तो यानी इनके अंदर हरा वर्णक यानी क्लोरोफिल मौजूद होता है। अब क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल है तो ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं। और ये नमी वाली मिट्टी हो गई या पानी पानी में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ये बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं। ये हर शेप के पाए जाते हैं, चाहे वो सर्कल मतलब गोलाकार हो या सिलेंड्रिकल हो या कामा सर्पिकल स्पाइरल, ये हर शेप के पाए जाते हैं। इनमें कशाभिका उपस्थित होती है। कशाभिका मतलब फ्लैजला। ये ये आप देख रहे हैं टेल जैसा स्ट्रक्चर, इसी को कहा जाता है कशाभिका। इनके अंदर कशाभिका उपस्थित हो सकती है, जरूरी नहीं है सब में हो, पर हाँ हो सकती है। ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होती है, ये मिट्टी को फर्टाइल करती है। अब जैसे कि हमने पहले भी जाना था, सूक्ष्मजीव हर जगह पाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे सूक्ष्मजीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका तो हम एक लाइन में ही आंसर कर सकते हैं कि सूक्ष्मजीव हर जगह मौजूद है, जहां हम बैठे हैं, जहां हमारा हाथ रखा है, आपकी पुस्तक पे हर जगह सूक्ष्मजीव मौजूद है। देखिए सूक्ष्मजीव लगभग हर स्थान पर पाए जाते हैं। जल में, मृदा में, वायु में, खाद्य पदार्थ में, पौधों के स्तर पर, सतह पर, जंतुओं के शरीर में, मानव शरीर के अंदर बाहर हर जगह सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कैसा होता है, ठंडा होता है कि गर्म होता है कि सामान्य होता है। तो सूक्ष्म जीव गर्म पानी में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव बर्फीले जगहों पे भी पाए जाएंगे, और सूक्ष्म जीव नॉर्मल टेम्परेचर में भी पाए जाएंगे। मतलब सारे ही टेम्परेचर में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर, हमारा जो इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर बहुत अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। तो कुछ सूक्ष्मजीव हमारी आंतों के अंदर रहते हैं, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। जो ऐसे सूक्ष्मजीव जो हमें किसी तरीके का फायदा पहुंचाते हैं, तो ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं। अब देखिए सूक्ष्मजीव हमें बीमारी भी देते हैं, और सूक्ष्मजीव से ही हमें फायदा भी होता है। तो सूक्ष्मजीव हमारे दोस्त और दुश्मन दोनों हैं, फ्रेंड एंड फो। जैसे देखो आपको जो बीमारी होती है वो बैक्टीरिया, काफी सारे बैक्टीरियाज की वजह से हो जाती है। पर जो आप दही खा रहे हैं जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो उसके अंदर भी एक बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। तो जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे लिए अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। अब हम देख रहे हैं सूक्ष्म जीव की विशेषताएं, उनका आकार कैसा होता है और इनकी हमारी लाइफ में क्या महत्व है। हमने ये जान लिया कि ये हर जगह पाए जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के बाहर। ये हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। तो चलिए अब हम इनकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि हम इनको, इनका नाम ही है सूक्ष्म जीव, यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं। और इन्हें हम सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से ही देख सकते हैं, ये हमारी नंगी आंखों से हमें दिखाई नहीं देगा। इसमें अत्यधिक विविधता पाई जाती है, मतलब अलग अलग डिफरेंट शेप, साइज, डिफरेंट वैरायटी के हमें सूक्ष्म जीव मिल जाते हैं। ये आकार, माप तथा संरचना में भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे हम पिछली स्लाइड में देखते हुए भी आए हैं और यहाँ पे भी है। सूक्ष्म जीवों का आकार अलग अलग शेप का होता है, जैसे कुछ हमारे गोलाकार होते हैं, कुछ छड़ाकार होते हैं, और कुछ का तो कोई शेप ही नहीं होता, वो अपना शेप भी चेंज कर सकते हैं। अब सूक्ष्म जीव का हमारी लाइफ में क्या महत्व है। सूक्ष्मजीव भोजन के अपघटन में सहायता करता है। आपने कभी देखा होगा कि आपके घर पे खाना बना है और आप एक दिन वो खाना ना खाओ, तो अगले दिन वो खाना खराब हो जाता है। वो खाना खराब क्यों हुआ, क्योंकि उसको अब सूक्ष्म जीवों ने खाना स्टार्ट कर दिया। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भोजन के अपघटन में सहायता करते हैं। अब जो हमारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे घर के, उनसे कुछ दिनों के बाद ना एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। आपने देखा होगा डस्टबिन में जो हम गीला कचड़ा डालते हैं, तो वो गीला कचड़े में से कुछ स्मेल सी आने लग जाती है। क्यों आने लगती है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव उन्हें तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें उनका अपघटन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से वो हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी योगदान देते हैं। अब हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि हमारे गट में यानी कि हमारी आंतों में कुछ सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो हमारी पाचन क्रिया में सहायता देते हैं। प्रकृति में पदार्थों के
पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी ये रिसाइकलिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अभी हमने पीछे देखा था कि ये मिट्टी, जो सूक्ष्म जीव है वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, यानी मिट्टी को ज्यादा फर्टाइल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हमने उनके अंदर जो हमारे गीले कूड़े होते हैं, अगर हम उन्हें मिट्टी के नीचे डाल दें तो कुछ समय बाद वहां से वो गीला कूड़ा हट जाता है या खत्म हो जाता है। वो गीला कूड़े को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, यानी सूक्ष्म जीव ने उसे खाद में चेंज कर लिया। तो अगली एक्टिविटी भी हमारी इसी चीज पे है। अभी हमने ये जाना जो सूक्ष्म जीव है वो अपघटन में हेल्प करती है। पर अगर आपको ध्यान हो तो आपके घर में अचार, जैम 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर तक स्टोर होते हैं, पर वो खराब क्यों नहीं होते? बिकॉज उनकी रक्षा करते हैं परिरक्षक। परिरक्षक ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे खाने में मिलाए जाते हैं और वो सूक्ष्म जीव की वृद्धि को काट देते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव को बड़ा ही नहीं होने देते। अगर जब सूक्ष्म जीव फैलेंगे ही नहीं तो वो हमारे खानों का अपघटन करेंगे कैसे? तो जैसे हमारे खानों में जो नमक होता है, चीनी और मसाले जो मिलाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोक देते हैं। नमक, चीनी की अधिक मात्रा सूक्ष्म जीव, विशेषकर जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। अगर आपको ध्यान हो तो अचार, जैम में नमक और चीनी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। वो इसीलिए होती है ताकि जो हमारे सूक्ष्म जीव है वो अपना गुणन ना कर सके, वो अपने आप को बढ़ा ना सके। इस तरीके से जो हमारे खाद्य पदार्थ है वो बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होते। अब जरूरी नहीं है कि सारे प्रिजर्वेटिव्स नेचुरल हो। जो हम बाहर से फूड लेके आते हैं उसके अंदर भी फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, खाद्य परिरक्षक होते हैं, पर वो नेचुरल नहीं होते, वो केमिकल होते हैं। तो केमिकल नेचुरल आपको इतना डीप में नहीं जाना, बस आपको भी ये समझना था परिरक्षक होते क्या हैं। तो परिरक्षक वो खाद्य पदार्थ होते हैं जो, जरूरी नहीं है खाद्य पदार्थ ही हो, पर वो पदार्थ होते हैं जो हमारे खाने में मिलाए जाते हैं, जिससे हमारे खाने में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसकी वृद्धि रुक जाती है। वायरस यानी विषाणु। विषाणु सूक्ष्मदर्शी तथा अकोशिकीय होते हैं। अब विषाणु को हम अपनी नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते, यानी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो ये भी एक तरीके का सूक्ष्मदर्शी ही है, यानी हम इसे माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। पर इन्हें हमने उन चारों से अलग क्यों रखा है? उन चारों यानी कि कवक, शैवाल, जीवाणु और प्रोटोजोआ, हमने उनसे इन्हें अलग क्यों रखा है? क्योंकि उन चारों के अंदर सेल पाए जाते हैं, कोशिका पाई जाती है। विषाणु जो है वो हमारा है अकोशिकीय। अकोशिकीय मतलब इसके अंदर कोई भी कोशिका मौजूद नहीं है। तो यानी कि इसके अंदर कोशिका नहीं है तो क्या ये जीवित नहीं है? जैसा हमने जाना था जितने भी सजीव होंगे उनके अंदर कोशिका पाई जाएगी, पर क्योंकि इसके अंदर कोशिका नहीं पाई जाती तो ये स्वयं में जीवित कोशिका, मतलब ये स्वयं में जीवित नहीं है। ये जब ये किसी भी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं होते, नॉर्मली ऐसे बाहर होते हैं, तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। पर जब ये किसी सजीव बॉडी के अंदर चले जाते हैं तब ये एक लिविंग बीइंग की तरह काम करने लग जाते हैं। तो ये स्वयं जीवित कोशिका के बाहर सक्रिय नहीं होते। मतलब जैसा मैंने बताया कि अगर इन्हें कोई लिविंग बॉडी नहीं मिली है, ऐसे नॉर्मल है बाहर, तो ये लिविंग नहीं है, ये एज अ नॉन लिविंग बिहेव करते हैं। पर जैसे ही उन्हें एक लिविंग बॉडी मिल गई, उन्होंने लिविंग बॉडी में एंटर कर लिया किसी भी तरीके से, तो अब वो बिहेव करने लग जाएंगे लिविंग सेल की तरह, यानी ये अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। जीवित कोशिका में प्रवेश करते ही ये अपने आप को गुणन करना स्टार्ट करने लग जाता है, यानी अपने आप को तोड़ना नहीं, रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करने लग जाते हैं, यानी 1 से 2, 2 से 4 ये लोग अपने आप को बढ़ाना स्टार्ट करने लग जाते हैं। तभी हमने देखा था जो वायरस था कोविड-19, मतलब कोरोना वायरस, आपको याद होगा तो वो कितनी तेजी से फैल रहा था, क्योंकि वो लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आते ही अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर रहा था, अपने आप को गुणन करना स्टार्ट कर रहा था, और वो बहुत ही तेजी से फैल रहा था। तो इसलिए सरकार ने कहा था कुछ फीट की दूरी बना के रखना है और मास्क पहन के रखना है, ताकि वो किसी भी तरीके से लिविंग बॉडी में एंटर ना हो। विषाणु पौधों, जंतुओं तथा जीवाणु की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। यानी जो ये हमारा वायरस है ये प्लांट, एनिमल्स और यहाँ तक कि बैक्टीरिया को भी संक्रमित कर सकते हैं, यानी उनकी भी बॉडी में जाकर अपने आप को रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर सकते हैं। इनके कारण अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, यानी वायरस के कारण बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। और आप लोगों को तो एक का जीता जाता एग्जाम्पल भी मिला होगा, आई होप आपको याद भी होगा कोविड-19 का मंजर।
जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में जाना था, सूक्ष्म जीव हमारा हेल्प करता है अपघटन में, यानी कि जितने भी हमारे जैविक अपशिष्ट होते हैं उनका वो अपघटन करके हमें एक खाद, एक फर्टाइल मिट्टी प्रोवाइड करता है। तो इस पे आपकी बुक में ये क्रियाकलाप 2.7 है, आप इसे रीड करके रखिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।